तरफ। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत मतलब इससे ऑपोजिट प्रैक्टिस है। हमारे यहाँ तो उठते ही माओं का भी सबसे पहले काम होता है बच्चे को जरा पराठों के नाश्ते जब तक, और बेटों को स्पेशली कि 2-2 पराठे 3-3 पराठे वो ना खाएं तो उन्हें लगता है कि नहीं बेटे ने तो आज कुछ खाया ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो सुबह उठते ही दस्तरखान लगता है, टेबल पे नाश्ते लगते हैं और हैवी किस्म के नाश्ते लगते हैं। एक पराठा नहीं होता उसमें, और भी 10 आइटम्स होती हैं। तो फिर इन प्रैक्टिसेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस ऑडियंस को दे सकते हैं कि भाई ये कोई सही चीज़ नहीं है जो हम अपने साथ कर रहे हैं। मैं ना हमेशा लोगों को एक बात कहती हूँ कि खाना खाने से आप सेहतमंद नहीं होते, खाना ना खाने से आप सेहतमंद होते हैं, ठीक है। और आप किसी चीज़ की तब तक तस्लीम नहीं कर लेते जब तक आप उसकी तस्दीक ना कर लें। तो उसके लिए फास्टिंग के बेनिफिट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स लोगों को समझाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड अगेन अगर आप पराठों की बात हम कर रहे हैं बच्चों के नाश्तों के लिए, तो अगर ये ग्रोइंग बॉडी है तो डेफिनेटली पराठे का नाश्ता हेल्दी है, लेकिन उसमें भी ओवरडू करना, बहुत ओवर द बोर्ड जाना, इतना ज़्यादा ओवर द बोर्ड जाना कि वो कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अगर आप हेल्दी चीज़ का भी कैलोरी काउंट बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो भी आपको मोटापा बन के जो है वो लगेगी। अगेन माओं से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जब तक उनके बच्चे, खास करके बेटे, मोटे नहीं हो जाते, उनको यकीन नहीं आता कि वो सेहतमंद हो गए हैं। और अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आएंगे अपने बच्चों को लेके और ओबीस क्यों हैं, ज़ाहिर है अपनी, और आके कहेंगे कि जी ये माशाल्लाह सेहतमंद बहुत है। तो मैं उनको सबसे पहले करेक्ट करती हूँ कि जी माशाल्लाह ना बोले, सेहतमंद नहीं है, बीमार है, मोटा है। सेहतमंद तो तब होगा ना जब चुस्त होगा, दुबला पतला होगा, जिस्म में मसल ज़्यादा होगा, चर्बी कम होगी। आपके 12 साल के बच्चे की तोंद निकली है, बेचारा वो फुटबॉल की तरह चल रहा है और आप कह रही हैं कि माशाल्लाह सेहतमंद बहुत है, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। तो इसके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल, अपने फेसबुक पेज पर लेकर वोकल भी इतनी हूँ। मेरे ज़्यादा सेशन माओं को ही समझाने और लताड़ने में होते हैं कि जब तक माँ एजुकेटेड नहीं होगी, घर का माहौल, घर के जो बच्चे हैं ना वो सेहतमंद नहीं हो सकते, क्योंकि वो उठा के उनको पैनकेक देगी, न्यूटेला देगी, नगेट्स देगी, फ्राइज देगी। आपको माँ की काउंसलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और जितने भी लोग हैं अबव 30, आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है नाश्ते में पराठे खाने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अब ये मोटापा बन के ही लगेगा। नाश्ते अपने हेल्दी, आप पराठा नाश्ते में सिर्फ तब खाएं जब आप 1 मील अ डे कर रहे हैं। ये मैं अबव 30 लोगों से बात कर रही हूँ, या और उन लोगों से बात नहीं करी जो बहुत इंटेंस जिम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, उनकी डाइट डिफरेंट होती है। अगर आप अबव 30 हैं और आपका एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है और अगर आपको ग्लूटेन सूट करता है और आपने पराठा ही खाना है, तो बस ओमेट करें, आज सुबह 11 बजे पराठा खाएं, उसके बाद कल सुबह 11 बजे पराठा खाएं, उसके बाद यू शुड नॉट कीप ईटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अब आप अबव 30 की बात कर रहे हैं, तो हमें 30 के बाद जैसे कि डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है हमारा। 30 के बाद हम आहिस्ता 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 बैक गियर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें कैसी डाइट रखनी चाहिए कि कम से कम, अब तो हम 50s में देखें तो लोगों की स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, एब्सोल्युटली, ठीक है, 30s में, और उनके जो है घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 70s में भी नहीं लगता कि यार ये 70s के हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए कि हम यंग रह सकें, हम अपनी लाइफ को जी सकें, इंजॉय कर सकें, सिर्फ ये ना देखें कि हमारी एज इतनी हो गई है, हमें जिंदा रहना है, हमें हंसना है, खेलना है। तो इस तरह की लाइफ किस तरह हम अडॉप्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा, कुछ सम पीपल आर आल्सो ब्लेस्ड विद ग्रेट जेनेटिक्स। कुछ लोगों के जेनेटिक्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं और वो एजिंग में आपको ज़रूर हेल्प करता है, बट दैट इज़ जस्ट 30 to 35% ऑफ द पार्ट। जो रिमेनिंग 65% पार्ट है वो एक्वायर्ड है, वो एपिजेनेटिक है, यानी वो आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर खुद तारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो लोग इमोशनल स्ट्रेस को इतना खाते में नहीं लेते हैं और उसको इतना कंसिडर नहीं करते हैं। एक ज़ाहिर, अगर आप दुनिया में आए, गाड़ी सड़क पे चली है तो उसको डेंटिंग पेंटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, चोटें तो आएंगी इफ़ यू हैव स्पेंड सम टाइम इन द वर्ल्ड, बट उस स्ट्रेस को रेगुलेट करना, रेगुलेट करते रहना, आना और उस स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना आपकी एजिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डाइट में आपके पास कौन सी चीज़ एजिंग को सबसे ज़्यादा एक्सेलरेट करती है? वो अगेन आपके पास शुगर है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जो आपके पास शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाइट ब्रेड्स और पास्ताज और बेकरी आइटम्स और कुकीज़ एंड ऑल ऑफ दीज, इनमें एबिलिटी होती है आपकी बॉडी की हर प्रोटीन के साथ जाके एडक्टिक कॉम्प्लेक्स बनाने की। आपकी जो स्किन की प्रोटीन है, जो आपकी यूथ के लिए, स्किन के तनाव के लिए, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको कोलेजन कहा जाता है। आप जितना ज़्यादा अपनी डाइट में शुगर लेंगे और रिफाइंड कार्ब्स लेंगे, ये आपकी स्किन के कोलेजन के साथ जाके एडक्ट्स बनाती है और इन एडक्ट से जिस कंपाउंड में ये कन्वर्ट होती है वो आपके पास होता
होते हैं AGEs, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। ये AGEs और एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बड़ा क्रूशल रोल प्ले करते हैं आपकी अर्ली एजिंग में। आप अभी इकरा 50s कह रही थी, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं अर्ली 30s में रिंकल्स के साथ। आंखों के यहाँ पे क्रोस फीट हैं, मतलब यहाँ पे वो प्रॉपर लाइंस है, और थोड़ी देर के लिए आप हैरान हो जाते हैं कि ये अभी 30s में ये हाल हो रहा है। तो डाइट की जब सारा खंगाला जाए, सारा पूछा जाए, तो पता लगता है कि डाइट में बहुत बदएहतियाती है। फिर दूसरा, अपनी डाइट से प्लीज़ वेजिटेबल ऑयल्स निकाल दें, कॉर्न ऑयल निकाल दें, कैनोला ऑयल निकाल दें, कॉटन सीड ऑयल निकाल दें, सनफ्लावर ऑयल निकाल दें। ये सारे के सारे अनहेल्दी ऑयल्स हैं। आप इसकी ये फॉल्स मार्केटिंग पे ना जाया करें। इनमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिन कुकिंग ऑयल्स में होते हैं वो ज़रा सी भी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनको आप जब ज़रा सा भी हीट करते हैं, इवन कि अगर उनको एयर या ऑक्सीजन का भी एक्सपोजर हो, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, डैमेज होते हैं, म्यूटेट होते हैं, और ऐसे डेंजरस कंपाउंड्स बनाते हैं जो आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और डिफरेंट टाइप के तहलके क्रिएट करते हैं। वन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एक्सेलरेट्स एजिंग। फिर जब आप ये सारी चीज़ें खाते हैं, आपकी बॉडी से जो मेन एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये बड़े ही इससे काफ़ी सारे सीरम्स में भी अवेलेबल होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन हैं। आपके पास शुगर खाने से जिस्म से विटामिन सी डिप्लीट होता है, विटामिन सी निकलता है आपके पास। फिर जाहिर है जब आपकी फूड की जो आइटम्स की चॉइस है उसमें जब आपके पास आपने सिलेक्टली रिफाइंड कार्ब्स और शुगर और इस तरह की चीज़ें की, इसका मतलब है आप हेल्दी चीज़ें तो नहीं खा रहे हैं। अब ये विटामिन ई आपके पास रेड मीट में है, शेलफिश में है, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स में है। हमारे यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है नट्स और सीड्स खाने का। विटामिन ए आपके पास रेड मीट में है, आपके पास जितने भी ऑरेंज और पर्पल कलर के वेजिटेबल्स हैं उसमें है। ज़ाहिर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आप ये चीज़ें तो नहीं खा रहे होंगे। आप ख़वातीन से खास करके पूछे, हमेशा कहेंगी मैं बड़ा गोश्त तो नहीं खाती, जिसमें सारी हेल्दी चीज़ें हैं। तो बैठ के खाएंगी क्या? नूडल्स खाएंगी जो कि नमक का तूफान है, जिसमें आपके पास MSG है, जिसमें आपके पास रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। अदर देन दैट ये विटामिन सी आ जाता है। विटामिन सी आपके पास सारे के सारे सिट्रस में अवेलेबल है। विटामिन सी आपके पास आंवला में है। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। फिर जब आप रिफाइंड कार्ब खाएंगे, विटामिन सी भी जिस्म से निकलता जाएगा, तो फिर एजिंग तो होनी है आपकी। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ना ये प्रैक्टिस नहीं है। हमें हमारे घरों में ये आंवला और ये सारी चीज़ें, ये डिफरेंट किस्म के सीड्स हमें माओ ने भी नहीं इवन खिलाए। एब्सोल्युटली। हमारी माओ को भी नहीं पता। उन्होंने भी हमें लंच में ब्रेड बहुत कॉमन चीज़ है। उसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज का बहुत कॉन्सेप्ट है। हमें नगेट्स बना के दिए जाते हैं। हमें जितने भी चिकन की फॉर्म है फ्राइड में, वो हम बच्चों को बड़ी खुशी से बना के देते हैं कि आप बच्चों को लंच में ये बना के दें। वो जाहिर है बचपन में जैसे हमारे टेस्ट बर्ड्स डेवलप हुए, हम बड़े होते होते वही चीज़ें पसंद कर रहे होते हैं। इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो आपको गुस्सा भी आएगा, शायद आप हैरान भी होंगी कि मैं एक टाइम तक जब सुबह में उठती थी, मुझे फ्रेंच फ्राइज़ की इतनी आदत थी कि मैं सुबह सुबह उठ के, अगर मामा घर पे नहीं है या कोई घर पे नहीं है, तो मैं जल्दी से 2 आलू छील के काट के उन्हें फ्राइज़ बना के खा लेती थी कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ की आदत इतनी ज़्यादा थी। और शाम में जब तक मैंने फ्राइज़ नहीं खाने होते थे, मुझे सुकून नहीं आता था, नहीं यार ये तो मेरी डाइट है। तो वो एक ये भी था कि मैं स्किनी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो सब कहते थे मोटी कर दे, मोटी हो जाओगी तुम, बनाना शेक बहुत ज़्यादा पिया करो, और तुम जो हो ना फ्रेंच फ्राइज़ बहुत, आलू जिस तरह भी खा सकती हो खाओ। तो ये इस तरह की जो हम कॉन्सेप्ट्स पहले खुद बना के अपनी हेल्थ को ख़राब करते हैं, और फिर एक एज में जाके पता चलता है हमने अपने साथ क्या ज़्यादती की है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगेन माओ को एजुकेट करना चाहिए, माओ की काउंसलिंग करनी चाहिए। और आप क्या कर सकते हैं, फिर फ्रेंच फ्राइज़ और ये जो सारी चीज़ें आप फ्राई करते हैं, अगेन ये आप वेजिटेबल ऑयल्स में फ्राई करते हैं। वो कुकिंग मीडियम, वो कुकिंग ऑयल जो आपके पास नॉर्मल एयर और नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं झेल सकता, उसको आप इतनी हाई हीट के ऊपर, कढ़ाई और चूल्हे के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो सोचें कि फिर वो क्या तूफान बनता होगा जिसको आप खाते होंगे। आलू वैसे भी एक ऐसा फूड आइटम है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चाहे वो कच्चा भी हो ना भी पका हो, तो बहुत हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं किसी खाने की ऐसी एबिलिटी को कि वो आपके ब्लड में कितनी देर जल्दी शुगर ऊपर लेके जाता है और कितनी जल्दी नीचे लेके आता है। जिन खानों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर होता है, हाई होता है, उनको हेल्दी नहीं समझा जाता। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके बाद ऊपर से आप उसको तल देते हैं, तो ये आपको कोई हेल्दी एनर्जी और हेल्दी कैलोरी तो देता ही नहीं है, उल्टा बॉडी में इन्फ्लेमेशन और मोटापा और ये सारी चीज़ें करता है। अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा स्किनी हैं, हेल्दी नहीं है, मोस्टली ये जेनेटिक्स की वजह से भी होता है, बट देयर आर सो मैनी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं हेल्दी डाइट प्लान्स बनाती हूँ, रेसिपी कार्ड्स बनाती हूँ, जिससे पुट ऑन करने की तरफ उनकी ईजी करती हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है हेल्दी वेट गेन के लिए, प्रो गेन के नाम से, जिसमें मैंने साबुदाना, फूल मखाना, ग्राइंडेड नट्स और सीड्स, डेट पाउडर, आलमंड पाउडर, बनाना पाउडर, 100% ऑर्गेनिक, मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। उसको आप इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। उन सब माओं के लिए बता रही हूँ जो अपने बच्चों का वेट गेन कराना चाहती हैं। अगर आपके बच्चे को एनिमल
एनिमल डेयरी सूट करती है तो मेरे प्रोडक्ट प्रो गेन के आपने 2 स्कूप लेने हैं और आपने उसको एनिमल डेयरी में डालना है, नहीं तो उसको नारियल या बादाम के दूध में डालें और सोने से पहले अपने बच्चों को दें। सोने से पहले क्यों? क्योंकि जब बच्चे सोते हैं उस टाइम उनके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन हो रही होती है। www.holisticwisdombysaharchawla.com पे जाके आप सब मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। अदर देन दैट बच्चों को वर्जिश की आदत डालें, ठीक है, एक्सरसाइज की आदत डालें। एकदम से हमारे पास 30, 35, 40 के बाद जब आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ना कि एक्सरसाइज करें, बिकॉज वो हड्डियों में नहीं जमा होता, बॉडी में नहीं जमा होता, वो हमारी रूटीन नहीं होती है, खास करके बच्चियों को, क्योंकि हमारी एशियन औरतों की हड्डियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ द ओनली वे जिसमें आप हेल्प कर सकते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस को कि वापस जाके वो दोबारा हड्डी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। अगर आप एक अपाहिज बुढ़ापे से बचना चाहती हैं, ये खास करके मैं ख़वातीन से बात कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बच्चे भी पैदा करते हैं, हमारी वैसे भी हड्डियाँ ज़्यादा वीक होती हैं हमारी, और हमारे यहाँ पे औरतों का सनलाइट का भी इतना एक्सपोजर नहीं है। ऑलमोस्ट हर औरत, एशियन यहाँ पाकिस्तानी औरत विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो थोड़ा सा वर्जिश और थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आ जाएं ताकि आपकी हड्डियाँ मजबूत होना शुरू हों। और सारी ख़वातीन, मैं आपके चैनल के थ्रू बताती चलूँ, अपने विटामिन डी लेवल्स को प्लीज़ हर 3 महीने बाद चेक करवाया करें। अगर आपके विटामिन डी के लेवल्स 50 से नीचे हैं तो आपको विटामिन डी के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत है। और वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में, अगर ये बात ही हो रही है तो मैंने कहा मैं ये भी कर दूँ, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसका मतलब है कि आपको वीक बोन्स, ऑस्टियोपीनिया का खतरा है। अपने विटामिन डी लेवल्स का भी ख्याल रखा करें और कैल्शियम सिट्रेट सप्लीमेंट्स भी लिया करें। और डाइट में भी आप, जिस तरह भी मेरा एक प्रोडक्ट प्रो गेन है, मेरा एक प्रोडक्ट बोन डेंस भी है जिसमें मैंने सारे बोन स्ट्रेंथनिंग प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। इस तरह की चीज़ों का आप, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल रखें अपनी डाइट में।